हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित काटपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराती है जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। ये फ्री कोचिंग एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एंड फिर उनको जिस जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी करना चाहते हैं उन एग्ज़ाम की एक पर्टिकुलर फीस रिम्बर्स होती है फॉर द पर्टिकुलर मंथ्स, और एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है ताकि अगर जितनी देर वो तैयारी कर रहे हैं अपना खर्चा पानी उससे चला सकें। तो आज उस स्कीम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे और सारी चीज़ आप सही से अप्लाई कर पाओ, और सारी चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप गूगल पे सर्च करोगे फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी, तो आपको जो सबसे पहला लिंक आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका ये होम पेज खुल जाएगा। तो होम पेज खोलने के बाद आप जब स्कीम गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो आप इस पीडीएफ पे पहुंच जाओगे। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। बेसिकली जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस को एम्पावर करना है। अब इसमें देखा जाए कि कोर्सेज कौन कौन से इंक्लूड होंगे कोचिंग के लिए। इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में सोच सकते हो ऑलमोस्ट सबके सब कवर्ड है। जैसे कि यूपीएससी कवर्ड है, एसएससी कवर्ड है, आरआरबी कवर्ड है। फिर उसके बाद जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो सारे कवर्ड हैं। उसके बाद बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या पब्लिक सेक्टर एंड टेस्टिंग की अंडरटेकिंग से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वो सब कवर्ड है। फिर प्रीमियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आप प्रीमियर कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, चाहे वो आईआईटी जेईई है या नीट के थ्रू आप कहीं जाना चाहते हो, क्लैट के थ्रू आप लॉ कॉलेजेस में जाना चाहते हो अच्छे, तो आप उसकी अगर कोचिंग ले रहे हो तो वो वाली कोचिंग की फीस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी इसमें। और जो ये वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आप हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हो तो उनकी अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो उसकी भी फ़ीस प्रोवाइड करवाई जाती है। एनडीए के एग्ज़ाम्स, डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम, जितने भी ऑलमोस्ट इसमें सब कवर्ड हो जाते हैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है हमें कि कैसे कैसे जो ये नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। यहाँ पे ना इन्होंने यहाँ से इतने अच्छे से नहीं बता रखा, बट हाँ पेज नंबर 4 पे इन्होंने अच्छे से सब कुछ डिफाइन कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर दिस इज 3500, मतलब जो ये सिलेक्शन करेंगे फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे वो 3500 स्टूडेंट्स को करेंगे। उसमें जितने भी 12th क्लास बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1400 है। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो किसी कोचिंग के लिए तो 2100 सीट्स रहेंगी, जिसमें से एससी कैटेगरी की जो क्लासिफिकेशन है वो 70% है और ओबीसी कैटेगरी की क्लासिफिकेशन है वो 30% है। इसमें पर्टिकुलर ये भी बताया हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में कितने बॉयज सेलेक्ट किए जाएंगे या कितनी मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये सारी की सारी बाइफरकेशन जो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि 40% क्लास वाला एंड 60% फॉर ग्रेजुएशन। और फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने कर रखा है कि एससी कैंडिडेट्स के लिए 70% सीट्स एंड ओबीसी के लिए 30% सीट्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो जितने भी एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम ₹8 लाख पर एनम से कम है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स मिनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो सिमिलर स्कीम चलती है उनके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो तो जिनके पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खुद का कोई काम कर रहे हैं तो उनका जो इनकम प्रूफ लगेगा वो तहसीलदार से जो इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है वो लगा सकते हो। और जिनके पेरेंट्स मतलब जॉब में या सर्विस में है तो वो अपना एम्प्लॉयर से इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और साथ में उनको कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक रेवेन्यू ऑफिसर से। उसके बाद बात करते हैं कि जितने भी लोगों ने 12th पास कर ली है या 12th क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो 12th के बेसिस पे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे उनके लिए एलिजिबल हैं, और उनके जो 10th में मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे मेरिट बनाने के लिए। अगर आप 12th के बेसिस पे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सपोज आप इंजीनियरिंग की, जेईई की या नीट की तैयारी के लिए कोचिंग लेना चाह रहे हो,
तो आपके 12th के मार्क्स नहीं कंसीडर करी जाएंगे अगर आप पास आउट हैं, क्योंकि कुछ लोग वो भी अप्लाई करेंगे इसमें जो अभी 12th परस्यू कर रहे हैं। सो ओवरऑल 10th के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, और जिनके 10th में 50% मार्क्स हैं सिर्फ, वो तो एलिजिबल ही नहीं है स्कीम के लिए। सो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जो 12th के बेसिस पे कोचिंग के अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो मेरिट बनेगी वो लास्ट 10th के बेसिस के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, और जो ग्रेजुएशन बेसिस पे कोचिंग लेना चाह रहे हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी बनेगी वो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर आपके क्लास 12th में 50% से कम मार्क्स हैं, सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर दिस स्कीम। और अगर आपने पहले भी इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट लिया हुआ है, तो आप एक बार और बेनिफिट ले सकते हो इस स्कीम का। ओवरऑल मतलब कि आपने इस स्कीम के थ्रू 2 बार से ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेना है। तो आप किसी भी कोचिंग की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप 2 बार तैयारी कर सकते हो, 2 बार सरकार आपके पैसा लगाने के लिए रेडी है। हाँ, लेकिन 2 से बार अगर आपसे ज़्यादा बार वो लिया हुआ है तो यू आर नॉट अवेलेबल टू अप्लाई अगेन फॉर दिस स्कीम। हाँ, और अगर आप ऑलरेडी किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में की किसी कोचिंग स्कीम के को ले रख रहे हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। और हाँ, अगर सॉरी यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हो तो आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई कोचिंग स्कीम आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उसकी लिस्ट जाएगी बेनिफिशरीज की स्टेट्स और यूटीज़ को, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी उनका बेनिफिट ना ले सको। तो ठीक है, वैसे तो 2 बार यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके बाद रिक्वायरमेंट होगी कि आप तीसरी बार भी कोई और बेनिफिट लो। तो आई थिंक दैट इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अब मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। टोटल 3500 सीट्स होंगी, ठीक है। और आपको पूरी लिबर्टी दी जाएगी। यहाँ पे एक एनेक्जर बना हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से कोर्सेज आप चूज़ कर सकते हो। और ये सारे के सारे फिजिकल मोड में कोचिंग होनी चाहिए। जितने भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे वो सारे के सारे फिजिकल मोड में होनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग शैल नॉट बी सपोर्टेड अंडर द स्कीम। मतलब कि ऑनलाइन आप कहीं पे भी तैयारी करने की सोच रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे सपोर्ट नहीं की जाएगी, वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं बन पाओगे। अब हम मैनेजर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे सारे कोर्सेज मेंशन है और कितनी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी वो मेंशन है। पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा 4000 पर मंथ का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम मैनेजर पे पढ़ेंगे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि ओवरऑल आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे एनेक्जर पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे जो कोर्सेज यहाँ पे मेंशन्ड है और साथ साथ में जितनी मैक्सिमम आपको फीस रिइंबर्स होगी उसकी वो भी मेंशन्ड है। और यहाँ पे मिनिमम टेन्योर मेंशन्ड है जिसका आपको पर्टिकुलर स्टाइपेंड मिलेगा। सपोज कि आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो तो इसकी फ़ीस जो है 1,20,000 है, और आप 9 मंथ्स प्रेपरेशन करते हो तो ये 1,20,000 आपकी फ़ीस रिम्बर्स होगी, प्लस 9 मंथ्स इंटू 4,000 पर मंथ स्टाइपेंड, 36,000 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो 120,000 प्लस 36,000 इट विल बी 156,000 जो आपको टोटली अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन करते हो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी। अब अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे आपको मिनिमम 6 मंथ्स का स्टाइपेंड दिया जाएगा, इससे ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, तो 50,000 तो ये मिलेंगे आपको, और 6 इंटू 4,000 पर मंथ 24,000 ये। सो ओवरऑल 74,000 विल बी गिवन टू यू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, पीएससी और क्लैट एग्जाम्स। तो ऐसे करके इन्होंने हर चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर रखी है। वो लिमिट आप बढ़ सकते हो, और जितनी भी आपको जिसके लिए भी तैयारी करनी है उसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना स्टाइपेंड आपको मिलना है। अब वापस जाते हैं थर्ड पे। हाँ, अब जो आपको ये कोचिंग फ़ी प्रोवाइड की जाएगी वो मेथड यहाँ पे बता रखा है कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने अप्लाई करना है स्कीम के लिए। जैसे आप स्कीम के लिए अप्लाई कर दोगे उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन लिस्ट आएगी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपका नाम उस सिलेक्शन लिस्ट में आता है तो फिर आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना होगा। कोचिंग सेंटर विदिन 6 मंथ्स ज्वाइन करना होगा, और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते आप जो उनको फीस पेमेंट कर रहे होगे वो आपको डिजिटली करनी होगी। आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जो भी कोचिंग सेंटर का बैंक अकाउंट है उसमें आपकी फ़ीस जानी चाहिए, और वो जो आपका पासबुक पे एंट्री आएगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी
फिर जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो विद इन 2 वीक्स जो आपका ये बेसिकली रिइंबर्समेंट बेसिस पे होगा, मतलब पहले आप फीस प्रोवाइड करोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, उसका प्रूफ दोगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब यहाँ पे इनके पोर्टल पे सबमिट करोगे, और फिर उसके बाद जो है आपको इनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी फीस आपने सबमिट करी होगी, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब मंथली स्टाइपेंड की बात करते हैं। ये मंथली स्टाइपेंड आपको साथ के साथ नहीं मिलेगा, ये आपको जब आप पूरी की पूरी कोचिंग कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आपको एक तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने सारी कोचिंग कंप्लीट करी है, और सेकंड विद इन 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोचिंग आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो वाले एग्जाम के लिए आप अपीयर हुए हो। अगर आप ये प्रूफ नहीं देते हो कि आपने वो वाला एग्जाम नहीं दिया है, तो जो ये आपका 4000 पर मंथ वाला स्टाइपेंड है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप एग्ज़ाम के लिए बैठे और उसका प्रूफ जो इन्होंने मांगा हुआ वो आप यहाँ पे सबमिट करें, और ताकि जो आप 4000 पर मंथ वाला स्टाइपेंड भी आप क्लेम कर सकें। उसके बाद ये हमने सारा पढ़ लिया था कि किस किस बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स की बाइफरकेशन है। अब प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन पे जाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ पे गए होगे इनके कोचिंग वाले वेबसाइट पे, जैसे आपको बताया था मैंने, यहाँ पे रजिस्टर की ऑप्शन आ रही होगी। तो सबसे पहले तो आपने रजिस्टर कर लेना है कोचिंग के लिए। ये सारी जो यहाँ पे बता रखा है आपको, ये डिटेल्स आपने फिल कर लेनी है और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन पासवर्ड वाले पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जितनी भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हुई है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने अपलोड कर देने हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि मेरिट किस बेसिस पे बननी है। मेरिट मार्क्स के बेसिस पे तो बननी ही बननी है, बट जो लोग पोस्ट मेरिट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं या टॉप क्लास स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले उनकी लिस्ट बनेगी, उनका सेट ऑफ लिस्ट बनेगी, उसके बाद जो अदर कैंडिडेट्स होंगे जो स्कॉलरशिप्स नहीं ले रहे हैं, फिर उनके बाद उनकी लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो ये स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास आधार नंबर ना हो, बिकॉज आपका जो पैसा आना है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बेसिस पे क्या होता है कि आपका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे अपना आधार कार्ड भरोगे तो उस आधार नंबर के थ्रू ही डायरेक्टली पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बट द थिंग इज कि कई लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, वो आधार के लिए अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने पे EID नंबर जनरेट होता है। अगर आप EID नंबर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल सेपरेटली देनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांसफर कर पाएँ। अगर आप आधार कार्ड है आपका, तो आधार नंबर से ही भी आपका काम चल जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का मैंने बता दिया कि इसमें इनको प्रायोरिटी मिलेगी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले हैं और टॉप क्लास स्कॉलरशिप वाले हैं, और फिर जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट अलग से बनेगी। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स में क्या है कि जो नोटिफिकेशन है इसकी वो 1 मई से आ रखी है। जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो 31 मई है। सो आई विल अर्ज ऑल द कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, यू शुड अप्लाई विद इन 1 to 2 डेट्स इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की, वो 5 जून तक बन जाएगी। और जो दूसरे अदर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 30 जून तक बन जाएगी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो विद इन 6 मंथ्स ज्वाइन करना है। तो 5 जून वालों को 4 दिसंबर से पहले ज्वाइन करना है, और 30 जून वालों को 29 दिसंबर से पहले ज्वाइन करना है। अब जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो फीस भरने के विद इन 30 डेज आपको क्या है कि वो कोचिंग फीस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जैसे आपका एग्ज़ाम हॉल की टिकट भी, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और स्टाइपेंड अपना क्लेम करना, तो वो भी आप एग्ज़ाम देने के 30 डेज़ के अंदर अंदर आप सबमिट कर दोगे ताकि आपको जो स्टाइपेंड मिल सके। क्योंकि और जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो स्टाइपेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो भी 1 इंस्टॉलमेंट में आएगा। क्योंकि जितने भी मंथ की आपने कोचिंग करी होगी इंटू 4000 कर दो तो वो डायरेक्टली 1 इंस्टॉलमेंट में आपका स्टाइपेंड आ जाएगा सारा के सारा। इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी चीज़ आपने गलत नहीं भरनी है कि आपने 2 बार क्लेम ले चुके हो ऑलरेडी और तीसरी बार अप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो आप पकड़े जाते हो तो एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी आपके अगेंस्ट, और सेकेंडली कि आपको वो सारे के सारे पैसे भरने पड़ेंगे विद कंपाउंड इंटरेस्ट।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू आर नॉट अ कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू एससी और ओबीसी कैटेगरी, सो जितने भी आपके दोस्त हैं और आपको लगता है कि वो एलिजिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी का घर का खर्चा चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोचिंग लेने के बाद अगर उसकी जॉब लगती है तो उसका पूरा घर का खर्चा चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड kindly like, share and subscribe if you like my videos. Thank you so much.